दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस करंट अफेयर्स के क्लास में। 8 अगस्त 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संकलन होगा और आगामी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो पूरे सेशन को आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। अच्छा, आज के इस क्लास की हम शुरुआत करें उससे पहले ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था। राजगीर बिहार में जो एशियन रग्बी अंडर 7 चैंपियनशिप आयोजित हुआ है अभी रिसेंटली, या फिर यहां पर इसके शुभंकर को लेकर एक्चुअली ये प्रश्न है। तो ऐसे में ये प्रश्न पूछा गया कि शुभंकर क्या निर्धारित किया गया है, जिसे 1 अगस्त 2025 को अभी लॉन्च किया गया। हालांकि इस प्रतियोगिता को लेकर तमाम जानकारी हम आपको दे चुके हैं। नीतीश कुमार द्वारा 1 अगस्त को यह लॉन्च किया गया। इसका शुभंकर है अशोक। विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जिसे आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस शुभंकर की अगर हम बात करते हैं कि ये किससे प्रेरित है, तो ये खरगोश से प्रेरित है। जैसा आप यहां पर ये चेहरे को इनका देखकर आप यहां पर समझ रहे हैं। तो ध्यान इस बात को रखिएगा, बिहार में ये प्रतियोगिता पहली बार आयोजित हो रही है। इस तरह की और भी कई प्रतियोगिताएं बिहार में पहली बार, जो बड़ी प्रतियोगिता है वो बिहार में आयोजित हुई है रिसेंटली, वो सभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ऐसे में जनवरी से जून तक का जो बिहार स्पेशल का तकरीबन 7.5 घंटे का, पिछले 6 महीने का हमने जो करंट अफेयर्स का संग्रह दिया, ध्यान रखिएगा ये बिहार स्पेशल है। अगर आप इस क्लास को फॉलो करते हैं तो दोबारा कहीं पर भी किसी भी बिहार स्पेशल क्लास को फॉलो करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सीरीज बहुत पहले से चली आ रही है। पिछले बार भी हमने आपको पढ़ाया था, और जो बीपीएससी एग्जाम में 17वीं बीपीएससी एग्जाम में 11 प्रश्न जो बिहार करंट अफेयर्स के थे, उसमें से 10 प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए आपको पूछे गए थे। इसका प्रूफ भी हमने आपको दिया था। इससे क्लास को जब आप फॉलो करेंगे, देखेंगे, इसमें हमने वो प्रूफ भी आपको दिया है। तो जो लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा, और पीडीएफ फाइल आप एप्लीकेशन से ये प्राप्त कर पाएंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पहला कथन आपके बीच है कि प्रत्यय अमृत को बिहार का अगला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन यहां पर है कि वे 1 सितंबर 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे। देखिए, नियुक्ति जरूर हो चुकी है, लेकिन पदभार ग्रहण करेंगे 1 सितंबर 2025 को। ये दोनों कथन यहां पर सत्य है। हालांकि वर्तमान में देखिए 31 अगस्त को आपको ध्यान रखना है, जो मौजूदा जो सचिव है बिहार के अमृतलाल मीणा, वो सेवानिवृत्त होंगे। उनके बाद इस तिथि को 1 सितंबर को पदभार ग्रहण करेंगे प्रत्यय अमृत। और तीसरा कथन यहां पर है, वे झारखंड कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये कथन असत्य है, क्योंकि झारखंड कैडर के नहीं है, बिहार कैडर के 1991 बैच के अधिकारी हैं। अब प्रश्न क्या है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन यहां पर सही है? तो कथन 1 और 2, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। केवल कथन 1 और 2 यहां पर सत्य है। आइए इनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अराइज होंगे। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि जो तस्वीर में आप यहां पर इन्हें देख रहे हैं, यह है प्रत्यय अमृत। 1 सितंबर 2025 से बिहार के मुख्य सचिव का पदभार या फिर कार्यभार संभालेंगे। हालांकि उनकी जो नियुक्ति है ये अगस्त 2025 की शुरुआत में हो चुकी है। और पिछले क्लास में जब हम आपको बतला रहे थे कि वर्तमान में बिहार के जो मुख्य सचिव हैं अमृतलाल मीणा, हालांकि इसको लेकर बहुत लोग कमेंट किए थे कि सर बदलाव हो चुका है, अब प्रत्यय अमृत बिहार के मुख्य सचिव हैं। देखिए, अभी फिलहाल ये पदभार ग्रहण नहीं किए हैं, 1 सितंबर से उनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। तो ये चीजें विशेष रूप से ध्यान आप लोग रखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें प्रत्यय अमृत की, तो बिहार के ही मूल रूप से रहने वाले हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो बिहार कैडर की अगर हम बात करें तो 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे पहले एक जानकारी और हम यहां पर आपको देना चाहेंगे, विशेष रूप से कि अमृतलाल मीणा जो एक्चुअली अभी हम बात कर रहे हैं, ये 31 अगस्त 2024 को ब्रजेश मेहरोत्रा के स्थान पर, मतलब इनके बाद बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त हुए थे। ये तमाम चीजें एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर यहां पर एक सवाल आपसे पूछा जाए कि बिहार के पहले मुख्य सचिव कौन थे, यहां पर हमने इसको आपके बीच रखा है कि बिहार के पहले मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो एलपी सिंह यानी कि लल्लन प्रसाद सिंह थे।
और कब से कब तक थे? 1946 से 1961 तक इनका कार्यकाल था और ये पहले मुख्य सचिव बिहार के थे। तो इतनी बातें यहां से ध्यान रखिए। हालांकि मुख्य सचिव को लेकर एक जानकारी हमने आपको पिछले क्लास में भी दिया था कि शशि प्रकाश गोयल को अभी हाल ही में 1 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ये चीजें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मुख्य सचिव पद को लेकर अगर हम बात करें, कुछ विशेष जानकारी 3 पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा है वो आपके बीच यहां पर हमने रखा है। देखिए, मुख्य सचिव जो होते हैं ये राज्य का सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है, पहला पॉइंट। दूसरा यहां पर यह है कि यह मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को प्रशासनिक सलाह देते हैं और आगे हमने ये लिखा कि यह राज्य के मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार होता है और सभी विभागों के सचिवों को या फिर सचिवों का समन्वय स्थापित करता है, समन्वय करता है। यह विशेष रूप से ध्यान रखना है। अच्छा, मुख्य सचिव की जो नियुक्ति होती है, राज्य के जो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो उनकी नियुक्ति करते हैं। हालांकि एक बात यह भी समझना है कि मुख्य सचिव को लेकर खास करके इनके कार्यकाल को लेकर कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है, मतलब ये निश्चित कार्यकाल उनका नहीं होता है। यहां पर हमने वो चीजें आपके बीच रखा है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सचिव होते हैं, मुख्य सचिव किसी भी राज्य में, उनका कार्यकाल कितने दिनों का, कितने वर्षों का होता है? तो एक विकल्प आपको जरूर दिखेगा कि कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं यहां पर दूसरे प्रश्न पे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कहा देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है? तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान का उद्घाटन किया गया है। देखिए, नीतीश कुमार द्वारा 5 अगस्त 2025 को अभी पटना में ये उद्घाटन किया गया है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आइए इनसे संबंधित तथ्यों की हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद को लेकर जो विशेष जानकारी है वो भी यहां पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान का जो उद्घाटन हुआ, ये कहां पर हुआ? पटना में ही बना है। उद्घाटन 5 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, उद्देश्य इसका क्या है? तो बिहार के गौरवशाली इतिहास और साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हुए एक भव्य स्मारक की स्थापना या फिर भव्य स्मारक उद्यान की स्थापना, ये इससे उद्देश्य को लेकर अभी हाल ही में ये बना था और इसका उद्घाटन किया गया है। यह स्थान न केवल पर्यटन स्थल के रूप में बल्कि शैक्षिक और प्रेरणात्मक केंद्र के रूप में भी विकसित किया गया है, जहां पर आपको ध्यान रखना है स्मृति पथ, प्राकृतिक हरियाली, डिजिटल गैलरी और सांस्कृतिक मंडप भी बनाया गया है। ये सभी चीजें इस उद्यान को लेकर आपको यहां पर ध्यान रखना। पटना में इसका उद्घाटन हुआ है। अब ध्यान आपको यह भी रखना है कि ये राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के सिवान जिले में जन्मे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, इनके सम्मान में ये पार्क बना है, उद्घाटन हुआ है। आइए राजेंद्र प्रसाद को लेकर कुछ चीजों को हम देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद के ये ओरिजिनल या फिर रियल तस्वीर को आप यहाँ पर देख रहे हैं। 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था। बिहार के सिवान जिले में एक जगह है जीरादेई। ये जगह का नाम ध्यान रखिए, ऑलरेडी ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई में इनका जन्म हुआ था और राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और ये किसी बिहारी को गौरव प्राप्त हुआ कि प्रथम राष्ट्रपति बने। लेकिन यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखना है, वो एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल, मतलब 2 बार वो राष्ट्रपति बने। पहले और दूसरे राष्ट्रपति का जो गौरव है आपको ध्यान रखना है, राजेंद्र प्रसाद के ही पास है और 1950 से 1962 तक वो इस पद पर सेवा दिए थे। अब चूंकि यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद की बात हम कर रहे हैं तो कुछ चीजें और भी हम देखते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के नेतृत्व में दरअसल जो असहयोग आंदोलन हुआ था, इसके अतिरिक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन आदि जो भी आंदोलन इस प्रकार के महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए थे, उनमें इन्होंने खासकर सक्रिय भूमिका अपनी निभाई थी। और 1934 में बॉम्बे सत्र के दौरान आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे अध्यक्ष रहे थे। वीवीआई पॉइंट में इसको रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद 1934 का जो बंबई अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। एक बात और यहां पर जो एक्चुअली हम चर्चा कर रहे थे कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान में या फिर गांव में हुआ था। इस स्थल को महात्मा गांधी ने
तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। ये कथन के रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीरादेई को तीर्थ स्थल की संज्ञा किसने दिया था, या फिर ये कथन किनका है, जीरादेई एक तीर्थ स्थल है। तो महात्मा गांधी का यहाँ पर वो चीजें हमने मेंशन किया, महात्मा गांधी ने तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बातें ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा अगस्त 2025 में जारी अनलॉकिंग और $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले इस रिपोर्ट में यहां पर इसका नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले यहां पर ये रिपोर्ट ध्यान रखिए, रिपोर्ट का नाम क्या है, अनलॉकिंग और $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी। यहां पर अगर हम बात करें मुख्य उद्देश्य की, तो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की रणनीति प्रस्तुत करना, जो खास करके इलेक्ट्रिक वाहन अब के समय में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बहुत सारे देश मतलब इस रेस में आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का जो उत्पादन है बड़े पैमाने पर अब हो रहा है, तो इसी को लेकर एक टारगेट सेट किया गया है। ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट में कही गई है, इसे आगे बढ़ाने को लेकर ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। इस रिपोर्ट को लेकर ये चीजें यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। नीति आयोग की ये रिपोर्ट है, 2025 अगस्त महीने में आई है, अनलॉकिंग और $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, ये पूरा इस रिपोर्ट का नाम है। यहाँ पर नीति आयोग की तरफ से एक तस्वीर जारी हुई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो चीजें यहाँ पर भी दर्शाई गई है। अच्छा, इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को गति देना है और वर्ष 2030 तक कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल की 30% जो हिस्सेदारी है वो सुनिश्चित करना है। जितने भी वाहन भारत में बिकेंगे उनमें 30% जो हिस्सेदारी होगी वो इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री की होगी। ये यहाँ पर खास करके लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक, ये ध्यान रखें। अच्छा, इस रिपोर्ट में कुछ बातों का और भी जिक्र हुआ। 2024 तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 7.6% थी, ध्यान रखिएगा। जबकि वैश्विक औसत की बात करें तो वैश्विक औसत लगभग 17% था। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी कितनी थी, 7.6%। जबकि वहीं पर वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया की बात करें तो ये हिस्सेदारी अगर हम देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो लगभग 17% ये यहाँ पर दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 2016 में अगर हम भारत में देखते हैं तो ये 50,000 यूनिट से बढ़कर 2024 में ये बढ़कर हो गया 2.08 मिलियन। 2024 में 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तकरीबन 20 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं 2024 तक, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी अवधि में आपको ध्यान यह भी रखना है कि वैश्विक बिक्री की अगर हम बात करते हैं तो 9,18,000 से बढ़कर अब ये 18.78 मिलियन हो गया। 1 मिलियन 10 लाख होता है। तो ये चीजें यहां पर आपको ध्यान रखना है। रिपोर्ट में ये तमाम चीजों का खुलासा किया गया है और वहीं से ये हमने छांट के आपके पास रखा है जो चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक जानकारी ये भी यहां पर ध्यान रख लीजिए, अगर हम बात करें शीर्ष ईवी नीति वाले राज्य जो भारत में इस मामले में जो सबसे आगे हैं, शीर्ष राज्यों में अगर हम देखते हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की बात करें तो दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़, इसमें 3 जो है ये सबसे आगे हैं इस समय। ठीक है, तो इतनी बातें यहां पर समझना है। अच्छा, एक जानकारी और यहां पर हम आपको देना चाहेंगे, चूंकि नीति आयोग की बात हुई है तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा, दरअसल योजना आयोग जो 1950 में अस्तित्व में आया था, उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के कार्यकाल में अस्तित्व में आया था। लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसी के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई और ये सरकार के थिंक टैंक नीति के रूप में कार्य करता या फिर सेवा प्रदान करता है। तो गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष अर्थात चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार योजना आयोग में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर नीति आयोग में भी प्रधानमंत्री ही इसके चेयरपर्सन होते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। लेकिन विशेष तौर पर अगर हम इसके उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ की बात करें तो वर्तमान में जो इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी हैं, जबकि सीईओ है वीवीआर सुब्रमण्यम। और ये नियुक्ति उनकी कब हुई है, ये चीजें यहाँ पर आपके बीच हमने रख दिया है। और इन सारे पॉइंट को बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। नीति आयोग बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है। लगभग मुझे लगता है कि बीपीएससी एग्जाम में जो सिविल सर्विसेज वाली बीपीएससी की हम बात कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई की बात नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर 3 प्रश्न 2015 में नीति आयोग अस्तित्व में आया है
और 3 प्रश्न नीति आयोग से संबंधित ऑलरेडी पूछा जा चुका है बीपीएससी में, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न पे आते हैं। स्थल रुद्ध जो विकासशील देश है, इसका तीसरा आपको ध्यान रखना है। स्थल रुद्ध विकासशील देशों का तीसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सम्मेलन का जो आयोजन है, ये अगस्त 2025 में अभी कहां पर आयोजित हुआ है। ये सम्मेलन प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। अभी रिसेंटली इसका जो तीसरा संस्करण है, ये तुर्कमेनिस्तान में आयोजित हुआ है। विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र स्थल रुद्ध देशों का तीसरा सम्मेलन 5 से लेकर 8 अगस्त 2025 तक तुर्कमेनिस्तान में आयोजित किया गया। आयोजन स्थल कौन सा है तुर्कमेनिस्तान में? तो अवाजा एक स्थान है तुर्कमेनिस्तान में, यहीं पर इसका आयोजन हुआ है। अच्छा, थीम क्या है इस सम्मेलन की? अगर हम थीम की यानी कि विषय की बात करें तो भागीदारी के माध्यम से प्रगति को गति देना, यानी कि ड्राइविंग प्रोग्रेस थ्रू पार्टनरशिप, ये आपको यहाँ पर इसका थीम ध्यान रखना है। भागीदारी के माध्यम से प्रगति को गति देना। अच्छा, उद्देश्य क्या है? तो स्थल रुद्ध देशों को वैश्विक व्यापार, संपर्क यानी कनेक्टिविटी और इसके अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास से बेहतर रूप से जोड़ा जाए, ये इसका मूल उद्देश्य है। जो स्थल रुद्ध देश होते हैं, यहाँ पर हम उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो हमने एक शब्द प्रयोग किया था LLDC, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कहीं पर LLDC। अच्छा, प्रश्न में हमने लिखा था LLDC, तो लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्री, यानी कि वैसे देश जो मतलब स्थलीय सीमा से जुड़े हुए, मतलब समुद्री सीमा से नहीं जुड़े हुए, यहाँ पर वो चीजें आपके बीच हमने रखा है। वे देश जिनकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं होती है, जिससे उनका वैश्विक व्यापार महंगा और जटिल होता है। समुद्री मार्ग से व्यापार थोड़ा सुगम होता है और थोड़ा सस्ता भी होता है, लेकिन स्थल रुद्ध जो देश हैं, वैसे में यहाँ पर वैश्विक व्यापार उनके लिए थोड़ा महंगा हो जाता है। और ऐसे में यहाँ पर एक बात ये भी समझना है कि 32 देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका और यूरोप के देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त देशों में 32 ऐसे देश हैं जो स्थल रुद्ध देश हैं। और इस सम्मेलन की जो एक्चुअली हम बात कर रहे थे, हमने आपको बताया भी कि 10 वर्ष में आयोजित होता है, हर 10 वर्ष में। पिछली बार 2014 में जो ये आयोजित हुआ था, ये ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ये 2014 में आयोजित हुआ था। और अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि यह सम्मेलन भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था की भूमिका को भी रेखांकित करती है। एक प्रकार से इसे भी आप समझ सकते हैं। हालांकि भारत जो है ये स्थल रुद्ध देश नहीं है। यहाँ पर ये एक इमेज आपके बीच हमने रखा है। ये जो भारत वाले मैप को आप देख रहे हैं, इधर आपको दिखेगा अरेबियन सी, इधर दिखेगा इंडियन ओशन, इसी का एक भाग है बंगाल की खाड़ी। तो ये आप देख रहे हैं समुद्री सीमा जो है, मतलब जो प्रकार से तट रेखा आप बोल सकते हैं, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो मूलतः बात यहाँ पर यह है कि भारत एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर हमने आपके बीच रखा। और इस सम्मेलन को लेकर जितनी बातें यहाँ पर हमने आपको बतलाया है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न आपके बीच है कि निम्नलिखित में से कहाँ भारत की सबसे उन्नत सरकारी इमारत कर्तव्य भवन, जो तीसरा नंबर का है, एक्चुअली ये 10 भवन का उद्घाटन होना है। इसमें कर्तव्य भवन 3 की अगर हम बात करते हैं, इसका उद्घाटन किया गया है। तो अभी रिसेंटली नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। विशेष तौर पर ये तमाम जानकारी हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कर्तव्य भवन 3 का जो उद्घाटन है, नरेंद्र मोदी द्वारा 6 अगस्त 2025 को किया गया है नई दिल्ली में। और कर्तव्य पथ को लेकर हमने जानकारी दिया था किंग्स वे, यानी कि राजपथ का नाम बदलकर किया गया था कुछ दिनों पहले हमने ये जानकारी आपको दिया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यह उद्घाटन जो हुआ, ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत हुआ। सेंट्रल विस्टा परियोजना के बारे में आपने जरूर सुना होगा, यहाँ पर भी वो चीजों को हम देखेंगे। फिलहाल इसके उद्देश्य की बात करें तो सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय इस समय में हैं, जो आधुनिक, एकीकृत और टिकाऊ भवनों में स्थानांतरित करना एक इस परियोजना का, यानी कि सेंट्रल विस्टा का एक मूल उद्देश्य है। और यहाँ पर एक चीज समझिएगा, वर्तमान में जो कई प्रमुख मंत्रालय हैं, 1950 से 70 के दशक में जो मंत्रालय का जो भवन बना, जैसे कि शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन आदि जैसी पुरानी जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, वहां से संचालित हो रही है। तो इसी को हाईटेक बनाने की दिशा में
यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन हुआ है। ये चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत कुल 10 कर्तव्य भवन बनाए जा रहे हैं। इनमें तीसरा का उद्घाटन अभी किया गया है और इस भवनों को, यहाँ पर जो इन 10 भवनों की हम बात कर रहे हैं, इन भवनों को मतलब इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है, इस तरह से बनाया जा रहा है, ये 30% तक की ऊर्जा का मतलब खा सकते हैं खपत को कम करेगा। मतलब इस प्रकार से यहाँ पर ये डिजाइन किया गया है। ये जो उद्घाटन अभी हुआ है 3 नंबर वाला, यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे। सेंट्रल विस्टा परियोजना की जो एक्चुअली हम बात कर रहे थे, इसको लेकर ये ध्यान रखिएगा आसान शब्दों में, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर हमने आपके बीच रखा है सेंट्रल विस्टा नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जो इलाका, जो क्षेत्र है, इसका आधुनिकीकरण करना और पुनर्विकास करने वाले एक प्रमुख सरकारी परियोजना है। विशेष रूप से जो फिलहाल अगर हम वर्तमान समय की बात करें, जो इसके प्रमुख घटक हैं, क्या क्या चीजें इसमें मतलब होना है, जैसे नया संसद भवन, ये तो ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका, उद्घाटन भी हो चुका, यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसमें और भी कई सारी चीजें शामिल हैं, जैसे कि 10 कर्तव्य भवन, यानी कि जो नए मंत्रालय का भवन होगा, इन्हीं 10 कर्तव्य भवन में होगा। और प्रधानमंत्री कार्यालय और निवास, उपराष्ट्रपति भवन, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जो कर्तव्य पथ का एक प्रकार से पुनर्निर्माण होगा। और इसके अतिरिक्त आम जनता के लिए आधुनिक सुविधाएं इस प्रोजेक्ट का एक प्रकार से घटक है, एक प्रकार से हिस्सा आप बोल सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर आपको समझना है, ध्यान रखना। मैं ये प्रयास करता हूँ कि कुछ भी चीजें आपका न छूटे। सेंट्रल विस्टा की चूंकि अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो ये चीजें हमने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, ध्यान रखिएगा, अभी इस राखी पर्व के अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर हमारे टीम की तरफ से आपको एक उपहार दी जा रही है। और आपको ये ध्यान रखना, उपहार ये है कि सभी कोर्स और टेस्ट सीरीज पर बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे आप इस कूपन कोड का अगर इस्तेमाल करते हैं, RAKHI राखी, तो ऐसे में आपको सभी कोर्स, टेस्ट सीरीज आदि पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। अब तक की ये सबसे बड़ी छूट है। एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए। अगर आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं या फिर और भी किसी एग्जाम की, सभी का आपको यहाँ पर मटेरियल आदि मिल जाएगा। बीपीएससी 71वीं के लिए टेस्ट सीरीज संचालित हो रहा है। आप घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से, सुनियोजित तरीके से उसका आकलन कर पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि तैयारी का स्तर क्या है। तो सभी लोग बीपीएससी वाले कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, जो लोग डिमांड कर रहे थे सर बीपीएससी मेंस को लेकर करंट अफेयर्स का कोर्स लाइए, तो बाइलिंगुअल में ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 50% डिस्काउंट के साथ। इस समय 10 तारीख तक ये ऑफर आपके पास उपलब्ध है। चलिए, छठा प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के विशेष उपलब्धि के लिए किस राज्य को हाल ही में सम्मानित किया गया है? किस राज्य को? तो तेलंगाना को भी हाल ही में सम्मानित किया गया है, क्योंकि तेलंगाना इसमें अभी अव्वल आया है। मतलब ये हमें देखने को मिलता है, रिपोर्ट ये कहती है। तो तेलंगाना इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक संस्था है जिसका नाम है नोटो, यानी कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, द्वारा तेलंगाना को वर्ष 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ अंगदान करने वाला राज्य घोषित कर सम्मानित किया गया। रिसेंटली अभी हाल ही में यह सम्मान नोटो की तरफ से यह दिया गया है। दिल्ली में एक समारोह आयोजित हुआ था राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर, जो 3 अगस्त को मनाया जाता है, और यहीं पर यह सम्मान मिला है। अच्छा, तेलंगाना ने वर्ष 2024 में प्रति 10 लाख आबादी पर 4.88 अंगदान किया है। 10 लाख पर इतना अंगदान यहाँ पर हुआ। एवरेज यहाँ पर, औसतन यहाँ पर बात हो रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 0.8 से भी काफी अधिक यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान है कि इसी उपलब्धि को लेकर ये सम्मान अभी तेलंगाना को मिला है। एक चीज और समझिएगा, इसमें उभरते राज्य और प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त राज्यों की अगर हम बात करें, जो यहाँ पर एक नई कैटेगरी निकल कर आई है, जो यहाँ पर उभरते राज्य की संज्ञा दिया गया है, तो उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान। अर्थात यहाँ पर कहने का सेंस यह है कि तीनों राज्य इस मामले में अब थोड़ा सा ऊपर आ रहे हैं, तो उभरते राज्य की संज्ञा दिया है। अच्छा, प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त राज्य की बात करें, जिसको प्रोत्साहन दिया गया इसको लेकर, तो राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात, ये तीन राज्य दोनों में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तेलंगाना सरकार को जो ये उपलब्धि प्राप्त हुई है, दरअसल इसके पीछे एक योजना का हाथ है। अच्छा, वो योजना क्या है, कौन सा योजना है, वो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। आप यहाँ पर देखेंगे
हमने कहीं पर मेंशन किया यहाँ पर। हालांकि राज्यों में तेलंगाना शीर्ष पर है और इस उपलब्धि का जो मुख्य श्रेय जाता है ये राज्य सरकार की जीवन दान योजना, जागरूकता अभियान और तेज आपातकालीन व्यवस्था को जाता है। मूलतः जो जीवन दान योजना है इसको जाता है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जीवन दान योजना 2013 में, ध्यान आपको रखना है, 2013 में आंध्र प्रदेश सरकार, उस समय खास करके तेलंगाना की बात करें तो अस्तित्व में नहीं था। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना है। तो मूलतः अगर इस योजना की बात करें तो तेलंगाना सरकार द्वारा, तेलंगाना नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन जब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तो तेलंगाना वैसे स्थिति में भी इस योजना को जारी रखा था और परिणाम यहां पर देखने को मिला कि इस मामले में अब अव्वल आ चुका है। हालांकि बिहार अभी भी अंगदान जागरूकता प्रणाली या फिर इसके प्रदर्शन में, मतलब इसमें कुछ भी मतलब रिकॉर्ड नहीं है, इसमें बहुत ही पीछे है भारत के कई राज्यों की तुलना में देखें तो। ये चीज यहां पर आप ध्यान रखें। अच्छा, वैश्विक स्तर पर अब यहां पर कुछ चीजें और हम बात कर लेते हैं। देखिए, अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या के मामले में भारत वर्तमान में अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में यानी कि वैश्विक स्तर पर अंग प्रत्यारोपण यानी कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, इस मामले में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और बहुत आगे है। फिर दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर अपना भारत है। ये चीज ध्यान रखिए। 2024 में भारत में लगभग यहां पर आपको दिखेगा 18,900 से ज्यादा अंग प्रत्यारोपण करने की विशिष्ट उपलब्धि हासिल की, जो कि एक रिकॉर्ड है भारत की दृष्टिकोण से। और इतना होने के बावजूद भी भारत तीसरे स्थान पर इस समय है। अच्छा, यहां पर एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर एक मानव की है और यहां पर देखिए ये सर्किल में आपको दिख रहे होंगे 4 और 4 8 अंग। एक कहावत है, कहा जाता है कि एक जिंदा इंसान या फिर एक इंसान अपने अंग के माध्यम से, अपने ऑर्गन से 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। और यहाँ पर वो मेंशन किया गया, जैसे आई हो गया, लंग हो गया, लीवर हो गया, बोन, हार्ट आदि, स्किन आदि, ये तमाम चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, प्रश्न है कि भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा आयोजित भारत की पहली 11 दिवसीय तीरंदाजी लीग कब और कहां आयोजित की जाएगी? ये जो प्रतियोगिता है आयोजित कब होगी? तो अक्टूबर 2025 में आयोजित होगी। कहां पर होगी? तो नई दिल्ली में। अच्छा, जब ये प्रतियोगिता भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा आयोजित होगी तब हम इसको लेकर कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। फिलहाल अभी ये खबरों में निकल कर आई है कि अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में इसका आयोजन होना है। अच्छा, जितने भी खेल प्रतियोगिताएं होती है मैं कोशिश करता हूं कि सभी को आपको बताऊं, एक भी आपका ना छूटे। और परिणाम ये रहता है कि जितना भी हमने बतलाया है कि वहां से प्रश्न एग्जाम में बने हैं, एक भी आपको मतलब ये अफसोस नहीं होगा कि पूछा नहीं गया है। इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। खास करके अगर हम खेल प्रतियोगिता पुरस्कार आदि की बात करें तो आए दिन बहुत सारे पुरस्कार होते हैं, लेकिन हमें उसको छांटना पड़ता है, कौन पूछा जा सकता है। तो वो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इतनी आसान तरीके से चीजों को मैं आपको बतला रहा हूं, चीजों को आप लोग याद कीजिए। आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, वो जिम्मेदारी हमारी है। हम जो आपको दे रहे हैं, एक प्रकार से ट्रस्ट रखिए, चीजें बेहतर होगी। और एक मेहनत का चार्ज, एक नॉमिनल सा चार्ज आपको एप्लीकेशन पे जो चीजें हम बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका बस आपसे लिया जाता है, जिसमें कि आपको इसका और भी अतिरिक्त क्लास होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, मतलब करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर बनाने की दिशा में उसका पीडीएफ आदि होता है जो प्रिंटेबल होता है, एक प्रकार से ई बुक बोल सकते हैं। वो चीजों का आपका मेहनत का एक प्रकार से चार्ज लिया जाता है। आप लोग चाहें तो वहां से अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स तैयार करने में समय बिल्कुल व्यर्थ मत कीजिए, उस समय में उसे याद रख के दिमाग में सेट करने का प्रयास कीजिए। बना बनाया नोट्स हम आपको दे रहे हैं, 200-300 रुपया अगर आपकी जिंदगी संवार सकता है तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। फिलहाल अब यहां पर आते हैं, एक रिपोर्ट है विश्व बैंक, इसे देख लेते हैं। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में निर्यात ने भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान दिया है? मैं बोल रहा हूं इस प्रश्न को आप वीवीआई प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इस तरह के प्रश्न पहले भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। यहां पर निर्यात की अगर हम बात करें, निर्यात ने भारत की जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान दिया है? तो 21.2% का योगदान दिया है। देखिए, विश्व बैंक की ये आंकड़ा है, वर्ल्ड बैंक की 2024 को लेकर निर्यात ने भारत की जीडीपी में 21.2% का योगदान दिया है, जो यह दर्शाता है कि व्यापार देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हो रही है। व्यापार के ही माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। निर्यात का एक प्रकार से यहां पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है भारत की जीडीपी में। अच्छा, भारत का जो सेवा क्षेत्र है इस उपलब्धि में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। सेवा क्षेत्र जो खास करके अगर हम देखते हैं
प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इसमें सेवा क्षेत्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ध्यान रखिए, भारत में सेवा क्षेत्र में अगर हम देखें, आईटी, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन जैसी सुविधाएं इसमें शामिल होती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में सेवा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख अंग है इसको लेकर पहले हम चर्चा कर चुके हैं, अभी उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो चीजें हमने लिखा है उसको हम देख लेते हैं। 2025 में अगर हम भारत के, अच्छा यहाँ पर देखिए 5 अर्थव्यवस्था हमने जरूर लिखा है, यहाँ पर एक छूट गया है, अभी हम इसका खंडन करते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, जो शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनमें एक तो अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका पहले ही नहीं बल्कि बहुत ही आगे है, पहले स्थान पर तो जरूर है लेकिन अन्य देशों की तुलना में बहुत ही आगे है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है चीन और फिर जर्मनी, फिर चौथे स्थान पर भारत। अभी रिसेंटली जापान को पीछे छोड़ते हुए अपना भारत ये शीर्ष जो 5 जो अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनमें चौथे स्थान पर अपना जो खास करके पोजीशन है या फिर स्थान है वो कायम किया है। और जर्मनी भारत से थोड़ा सा ही आगे है, ज्यादा आगे नहीं है। संभवतः आने वाले 2-3 साल में ये जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। हालांकि अगर दूसरी और पहले की बात करें तो ये थोड़ा मुश्किल नजर आता है क्योंकि चाइना भारत से बहुत आगे है। और बात करें भारत और अमेरिका की तुलना करें यहाँ पर तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, अमेरिका बहुत आगे है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात हुई अर्थव्यवस्था को लेकर। अच्छा चलिए एक जानकारी और हम आपको देते हैं। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल की एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी पर्यटन अर्थव्यवस्था को लेकर, यहाँ पर हमने मेंशन किया है। इस मामले में अगर हम भारत की बात करते हैं, रिसेंटली ये जानकारी हमने दिया है आपको, 8वें स्थान पर है। पर्यटन अर्थव्यवस्था के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर दुनिया में 8वें स्थान पर है, ये चीज ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये हमारा प्रयास, हमारे पढ़ाने की जो स्ट्रेटजी है, अगर आपको पसंद आती है तो आज के इस वीडियो में एक प्यारा सा लाइक और कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 200 लाइक। आप लोग तो 200 भी नहीं करते हैं, चलिए 200 लाइक का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। 200 कम से कम जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन कमेंट और लाइक नहीं करते, लाइक करना बहुत जरूरी है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। हालिया लिखित एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक किताब के लेखक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन को आप लोग जरूर जानते हैं, इन्हीं पर आधारित एक किताब है एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। इस पुस्तक के लेखक, अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, ये लेखक नहीं है, लेखिका है, इस चीज को सुधार कर लीजिएगा। लेखिका कौन है? विकल्प नंबर बी प्रियंबदा जयकुमार, ये आपको प्रियंबदा जयकुमार, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 9 नंबर का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। अब यहाँ पर इस पुस्तक के कवर पेज को आप देख रहे हैं, पुस्तक का नाम क्या है? द मैन हु फेड इंडिया, एम.एस. स्वामीनाथन। ये किताब की लेखिका कौन है? तो प्रियंबदा जयकुमार के द्वारा ये लिखा गया है। हार्पर कॉलिंस एक पब्लिकेशन है, उसके द्वारा प्रकाशित किताब है। आपको ध्यान रखना ये किताब में भारत के प्रसिद्ध जो कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इनके जीवन और इनके योगदान पर आधारित चीजों का वर्णन किया गया है। खासकर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन की, तो भारत में इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहकर संबोधित किया जाता है और इन्होंने 1960 के दशक में ऐसे कृषि नवाचारों को बढ़ावा दिया था और इसी उपलब्धि को मान्यता देते हुए इन्हें ये संज्ञा दी गई, ये चीज ध्यान रखिएगा। जबकि यहाँ पर हम इस पुस्तक की लेखिका की जो हम बात कर रहे हैं प्रियंबदा जयकुमार, ये मूल रूप से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की रहने वाली है। हालांकि वर्तमान में ये सिंगापुर में निवास कर रही है, सिंगापुर में रहती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, अगर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन, यानी कि भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। लेकिन वहीं पर वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, अमेरिकी जो खासकर कृषि वैज्ञानिक हैं नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें कहा जाता है, ये संज्ञा इन्हें दिया गया फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक है, ठीक है। ये चीजें आई होप क्लियर है। अगला 10वां नंबर प्रश्न है कि 1975, अच्छा ये भी एक पुस्तक से ही संबंधित है। 1975-77 के आपातकालीन के दौरान विदेशों में बसे भारतीय छात्रों और युवाओं द्वारा लोकतंत्र की रक्षा हेतु किए गए प्रतिरोध का
एक प्रकार से ये मतलब यहाँ पर चीजें मतलब हुई थी अन्य देशों में जहां पर भारतीय छात्र युवा आदि रह रहे थे, वहां पर जो प्रतिरोध हुआ था इसका आपातकाल का, इसी का एक प्रकार से दस्तावेजीकरण किया गया इस पुस्तक में। पुस्तक का नाम है द कॉन्शियस नेटवर्क। इसके लेखक कौन है ये यहाँ पर पूछा गया है। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि सुगाता श्रीनिवास राजू। ये इस पुस्तक का यहाँ पर कवर पेज को भी आप देख रहे हैं, इंदिरा गांधी की तस्वीर को इसमें लगाया गया, क्योंकि इमरजेंसी जो हुई थी, जो लागू हुई थी, एक लंबे समय तक रही थी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। चलिए यहाँ पर इस दशक की मतलब यहाँ पर इस अवधि की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। सिंपल सा प्रश्न है कि भारत इस रिपोर्ट के आधार पर दुनिया का कौन सा विमानन बाजार बना है, यानी कि क्रम यहाँ पर जो भारत की जो पोजीशन है या फिर रैंक है वो पूछी गई है। तो भारत 5वां बना है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 24.1 करोड़ यात्रियों के साथ वर्ष 2024 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना। और इस दौरान मुंबई और दिल्ली जो एयरपोर्ट हैं, ये सबसे व्यस्त एयरपोर्ट यानी कि हवाई अड्डों की संख्या में मतलब या फिर इसमें सूची में शामिल रहा, सबसे व्यस्तम अगर हम देखें तो। पिछला रिपोर्ट जो 2023 में आया था, इसके मुकाबले इसमें 11.1% की वृद्धि हुई। इसके संदर्भ में यहाँ पर यह पॉइंट लिखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें, इसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर, यूके इसमें तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर स्पेन और 5वें स्थान पर अब अपना भारत इसमें शामिल हो चुका है। और यही एक्चुअली यहाँ पर प्रश्न था। अच्छा, एक चौंकाने वाला डेटा, आई होप मुझे लगता है आप लोगों को मालूम होगी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विश्व में महिला एयरलाइंस पायलटों की प्रतिशत जो है सबसे अधिक अगर हम देखें महिला पायलट में तो सबसे अधिक भारत में है। जिस प्रकार से आप लोगों को मालूम होगा, टाटा ट्रस्ट के एक रिपोर्ट में हमने इस बात का खुलासा आपके बीच किया था कि सबसे अधिक जो महिला पुलिसकर्मी है वो बिहार में है, उसी प्रकार से सबसे अधिक जो महिला पायलट है वो भारत में है नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न यहां पर है, हाल ही में चर्चा में रही सावलकोट जल विद्युत परियोजना जो जम्मू कश्मीर में है, किस नदी पर है जिसके निर्माण की केंद्र सरकार से अभी मंजूरी मिली है। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। एक हिंट हमने कुछ समय पहले आपको दिया था, वो चीजें अभी मैं पुनः दोहरा रहा हूं। जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख से संबंधित कोई भी पॉइंट कुछ भी अगर खबरों में रहती है, अगर कहीं भी आप देखते हैं, उस चीज को विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आपके लगभग एग्जाम में जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न करंट अफेयर्स का जरूर पूछा गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रश्न पत्र को आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा। तो विशेष बात यहां पर यही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित तमाम जो प्रश्न बनते हैं उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। आज का ये क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस क्लास का यहाँ पर ये प्रश्न है, लेकिन उससे पहले जो ऑफर को लेकर हम जानकारी आपको दिए थे, अगर आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा एक नॉमिनल सा चार्ज पर, जो हमारे 220 से अधिक ऑनलाइन टेस्ट पेपर है जिसका PDF भी आपको मिल रहा है। ये सभी आप 71 बीपीएससी कोर्स में एप्लीकेशन के माध्यम से, BM ऑनलाइन लर्निंग जो एप्लीकेशन हमारा है प्ले स्टोर पर, इसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिए। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम जानकारी आपको दे दें, ये करंट अफेयर्स का कोर्स है। ये कोर्स वैसा कोर्स है जिसमें कि बिहार के सारे प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे अभी बीपीएससी खास करके 71वीं आयोजित होने वाली है, इसके अतिरिक्त बीपीएससी TRE 4, बिहार SSC CGL 4, ये तमाम चीजों की जो प्रिपरेशन है आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स का वैसा कोर्स है जो कि आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ से आपकी हो जाएगी। अच्छा, बीपीएससी वाला ये वाला कोर्स है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कंप्लीट पैकेज और साथ साथ करंट अफेयर्स आदि भी इसमें आपको मिल जाएगा। इसे हर हाल में आपको लेना है, कूपन कोड अप्लाई करना राखी, ये ध्यान रखिएगा। और करंट अफेयर्स का मेंस का एक कोर्स लॉन्च हुआ है, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी में यहाँ पर आंसर राइटिंग आपको कराई जा रही है। हालांकि ये एप्लीकेशन पे ही संचालित होगी, इसका आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। जो लोग एप्लीकेशन पे बने हैं इसको आप लोग ले सकते हैं या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो वीडियो का लाइक का टारगेट हमने आपको दिया था 200 लाइक का, केवल और केवल आप लोगों को जरूर पूरा करना। हजारों लोग इस वीडियो को देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करना अनिवार्य है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।